अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एनडी यूनिवर्सिटी का 2017 एंड 16 का पास पेपर केमिस्ट्री पोर्शन का करेंगे। मैंने आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट गाइड किया था और मैंने आपको ये भी बताया था जो एनडी यूनिवर्सिटी का पेपर बनता है केमिस्ट्री फिजिक्स से हर पोर्शन में, तो पास पेपर को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो पास पेपर अगर आप सोल्व करेंगे तो 70 to 80% आपका पेपर वैसे भी हो जाएगा। बाकी 20 to 30% नए एमसीक्यूज बनते हैं। तो एनडी यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट मार्क्स उठाना बिल्कुल आसान होता है बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में। तो एनडी और मेरान यूनिवर्सिटी में मार्क्स उठाना बिल्कुल इजी है। तो इसके लिए आपको पास पेपर लाजमी करने हैं एंड जो मॉक टेस्ट में इसके लिए मैं बना रहा हूँ वो भी आपको दोनों के लिए इम्पोर्ट करने हैं। याद रहे मेरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर इतने ज़्यादा नहीं है, मगर आप अगर एनडी के करते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी तैयारी हो जाती है। बाकी जो मेरान यूनिवर्सिटी की प्ले लिस्ट में मैंने मॉक टेस्ट या गेस्ट पेपर अपलोड किए हैं तो उनको आप लाजमी करके जाना, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने 2019 का पास पेपर में करवा चुका हूँ। ये आपके पास है 2017 और 16, बाकी रहेगा 2018 का। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट कंटेन फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ कीटोन एंड अल्डिहाइड होता है। तो ये अल्डोस मतलब अल्डिहाइड है, ये कीटोन दोनों ग्रुप हो गए। पॉलीहाइड्रोक्सी, तो यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी ओश ग्रुप तो वैसे ही ज़्यादा होते हैं ना। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सी भी सही है, पॉलीहाइड्रोक्साइल कीटोन भी है, अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है। तो अलाब्रीज, इसका फर्स्ट का जवाब आपके पास डी होगा। अब देखना 2017 का ये है, 2016 का कराऊंगा। जब मैं 2016 का कराऊंगा तो 2017 वाले पास पेपर वाले एमसीक्यूज भी उसमें गिवन है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे रिपीट सवाल होते रहते हैं। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 ml ऑफ 1 मोलर NH और सॉल्यूशन है। अमाउंट ऑफ NaOH, मतलब यहाँ पर आपके पास है गिवन मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? गिवन मास, ठीक है। इसने मोलरिटी ऑलरेडी दे दी है। अब यहाँ पर देखें 5 ml है। आपको पता है कि जो मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल से डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम स्टैंडर्ड में लीटर में होता है मोलरिटी के लिए। तो यहाँ 5 ml है तो 5 ml को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को 5 ml को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? आपके पास है जवाब आ जाएगा 0.005, ये लीटर। अब ये लीटर में स्टैंडर्ड कंडीशन में आपके पास है वॉल्यूम NaOH का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम आपके पास है 0.005 लीटर। और देखो यहाँ पर मोलरिटी गिवन है, वो मोलरिटी भी आपके पास है 1m मतलब 1 मोलर, ठीक है। और गिवन मास आपसे पूछ रहा है एंड NaOH का जो मोलर मास होता है वो होता है 40 ग्राम पर मोल। कितना होता है? 40 ग्राम पर मोल। अब देखो गिवन मास आपके पास नहीं है, वही आपके पास जो है ना मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मोल हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो यहाँ पर इस फार्मूले के जरिए हम मोल निकालेंगे क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है। अब ये मोलरिटी भी आपके पास है तो सिंपली मोल के लिए इक्वेशन को सही करेंगे। अब आपको पता है इसका ये फार्मूला है मोलरिटी नंबर ऑफ मोल से डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मुझे ये करना है तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नंबर ऑफ मोल से बराबर हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी कितनी है 1, वॉल्यूम आपके पास क्या है, वॉल्यूम में 0.005 है। तो जवाब आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.005 है, ये मोल है आपके पास 0.005 है, ये आपके पास है मोल हो गए। अब मोल हो गए, आपके पास है गिवन मास मालूम करना है। अब आपको पता है कि मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास से अपान में मोलर मास। अब ये गिवन मास आपको मालूम करना है। मोल आपके पास ये रहे, मोलर मास आपके पास 40 है। तो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, गिवन मास है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास है। मोल्स आपके पास कितने हैं यहाँ पर 0.005 मोल, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास है गिवन मास है यहाँ पर आ जाएगा 0.2 ग्राम। तो 0.2 ग्राम आपके पास देखो जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी यहाँ पर इसने कैलकुलेशन के हिसाब से इसने दे दिया है मगर है इजी। ये कह रहा है 20 ग्राम मोनो एटॉमिक गैस है। कोई भी एक गैस है जिसका मास इसने दे दिया है, जिसको हम कहते हैं गिवन मास आपके पास है ना वो 20 ग्राम है। ये आपको हम कहते हैं कि गिवन मास है 20 ग्राम है। ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास है 44.8 DM3, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4, इसने वॉल्यूम दिया है 44.8 DM3 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे। व्हाट इज द एटॉमिक वेट, व्हाट इज द एटॉमिक मास वेट ऑफ अ गैस है, मतलब कि वेट आपको मालूम करना है।
तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं, पहले मोल निकालते हैं, ठीक है। तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स है गिवन, यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम में, यहाँ पर है वॉल्यूम, मास नहीं है, गिवन मास वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जैसे मैंने आपको बताया 22.4, गिवन वॉल्यूम आपके पास है 44.8 और मोलर वॉल्यूम है 22.4, मल्टी डिवाइड करेंगे तो जवाब आपके पास है 2 आ जाएगा। तो मोल से यहाँ पर आपके पास है 2 हो गए। तो अब आपके पास है ये 2 मोल आ गए। अब ये कह रहा है कि आपके पास जो एटॉमिक वेट है ना, वो मतलब मालूम करना है कोई कौन सी गैस है। ये आपके पास था गिवन मास है। तो हम क्या करेंगे, अगेन जो हमने यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल किया है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन में मालिकुलर मास। तो मालिकुलर मास ऑफ गैस आपको मालूम करना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर तो मालिकुलर मास के लिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगी गिवन मास है अपॉन में मोल्स नीचे। तो गिवन मास आपके पास क्या है, यहाँ पर गिवन मास है 20, मोल्स आपके पास कितने हैं, मोल्स अभी हमने निकाले वो था 2। तो इसको आप जैसे इसको निकालेंगे तो 2 जवाब आ जाएगा। तो मालिकुलर मास आपके पास जो है वो 10 ग्राम है। तो देखो 10 ग्राम किस में है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल आपके पास है, सही है। अब क्वेश्चन ये जो 4 है, ये क्वेश्चन आया तो था मगर ये इसकी डेटा गलत है, तो यहाँ पर इसको मैं अब क्वेश्चन 5 है, बेंजीन डज नॉट परफॉर्म डैश रिएक्शन। बेंजीन कौन से रिएक्शन नहीं करता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जी हाँ बिल्कुल ये तो करता है। एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल एडिशन रिएक्शन भी करता है। जैसे मिसाल के तौर रेयर केसेस से हेलोजिनेशन होता है ना, हाई टेम्परेचर प्रेशर होता है, तो वो एडिशन रिएक्शन करता है। कंबशन रिएक्शन भी करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास जवाब सी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एंजाइम इज, एंजाइम क्या होता है। अब आपको पता है एंजाइम जो है ना वो बाय नेचर वो प्रोटीनस होता है, ठीक है। तो फैट्स नहीं होता, प्रोटीनस होता है, विटामिन भी नहीं होता, फैटी एसिड भी नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास जवाब बी बिल्कुल सही है। अब ये पूछ रहा है फार्मूला ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। दूसरी बात मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर और इंटर में जितने भी केमिकल नेम है, मिसाल के तौर पर NaCl है, ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट है, क्रोमिक एसिड है या एसिडिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड तो किंग ऑफ कंपाउंड करते हैं। NaOH को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाम। Na2CO3 को हम क्या कहते हैं, अगर NO2CO3 में हम 10 वाटर मालिक्यूल ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा। मतलब सिंपल जो फार्मूला है ना, उनके जो कॉमन नाम है वो NAD में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, NAD में पूछे जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो मेहरान यूनिवर्सिटी है MUET में, तो इसमें भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनके लिए आपको ये असाइनमेंट करनी है, वर्क करना है कि फर्स्ट ईयर इंटर में जितने भी यहाँ पर नाम हैं जिसको हम केमिकल नेम से या कॉमन नेम से पुकारते हैं, इस तरीके के MCQ लाजमी आते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जिसमें केप्रोक एसिड वो पूछ रहा था, तो याद रखें। देखो केप्रोक एसिड भी आया था, पोटाशियम परमैंगनेट भी आया हुआ है, ब्राइन भी आया हुआ है, ये सारे आपको कॉमन नेम लाजमी याद करना है। तो एक लिस्ट बना लो, तो इंशाल्लाह हो सके तो मैं लिस्ट बना के आपसे शेयर कर लूँगा। अब पोटाशियम परमैंगनेट है तो सिंपल है, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 इसका फार्मूला होता है। अब देखो 7 का ए यहाँ पर आपके पास जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। इसमें जो है ना वो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड पूछता है। सिग्मा बॉन्ड देखे मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास ये बेंजीन है, ठीक है, 3 आपके पास यहाँ पर पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन है ना, तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन आपके पास है। ये फार्मूला हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसमें देखो जो पाई बांड कितने हैं, जो डबल बांड होता है वो कहलाता है पाई बांड, और जो सिंगल बांड है वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिग्मा बांड। तो पाई बांड आपके पास कितने हैं, 1 2 3, तो ये आपके पास ये 3 पाए सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, और अंदर जो है 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 आपके पास कितने हो गए, 12। तो 12 सिग्मा बांड, 3 पाई बांड, याद रखना। अब इस बार इसने पूछा है सिग्मा, तो हो सकता है कि अगली बार वो पाई बांड पूछे थे बेंजीन में या इथिन में, इथाइन में, इस तरीके से, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें जो CH2 इसमें जो है ना सिग्मा बॉन्ड बताएं एंड पाई बॉन्ड बताएं। अब ये जो सवाल है आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। देखें आपकी केमिस्ट्री कैसी है। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन, सिग्मा बॉन्ड जो बेंजीन में वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास जवाब है सी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली कंपोज ऑफ है। अब आपको पता है सबको C6H12O6 है, तो उसमें मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ए आपके पास जवाब है। और देखो ये जो आप करते हैं ना बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, तो आप सिंपली क्लिक करते हैं, आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं होती।
पिछले जो यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल्स किए गए हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल्स अब वो नहीं देंगे। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होगा, इतना टाइम नहीं होता कि बंदा जो है ना वो रफ वर्क करे। वो कोशिश करते हैं कि बंदा जो है ना वो कंप्यूटर सामने पड़ा हुआ होता है तो उसी पे टिक करके टेस्ट दे दे, तो स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो, वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब ये सेकेंडरी कार्बन नहीं पूछ रहा, ये टिक के यहाँ पर हाइड्रोजन पूछ रहा है इन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब हम क्या करते हैं, पहले 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करते थे, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि सेकेंडरी हाइड्रोजन होता क्या है। सेकेंडरी कार्बन तो हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना वो पूरी स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए। कोई भी सवाल हो पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, फिर उसके बाद ये ऑप्शन जो है ना 4 के 4 ऑप्शन पढ़ो। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले यहाँ पर सवाल पढ़ा, डायरेक्ट जवाब यहाँ पर टिक कर दिया, फिर घर जाते हैं, फिर करते हैं अरे ये तो मुझे आ रहा था, मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया। तो इससे ही बेटा 3-4 मार्क्स अगर कम आई तो आपकी मेरिट लिस्ट थोड़ी सी जो ना वो नीचे चली जाती है। फिर आप कहेंगे सर नसीब की बात है। बेटा लक की बात होती है, नसीब की बात भी होती है, मगर आपको जो है ना अच्छे से बिल्कुल फुली प्रिपेयर होना चाहिए आपको। तो चलो ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की हम चेन बना देते हैं। ठीक है, ये 4 कार्बन हो गए। 2,3 डाइमिथाइल मतलब ये 2 ये 3 है, डाइमिथाइल इस पर क्या है, यहाँ पर आपके पास मीथेन है और मिथाइल ग्रुप है, तो मतलब ये मीथेन। चलो ठीक है, अब यहाँ पर इसकी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी आपको पता है केक्यूल ने दी थी, ये भी मालूम होना चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी, और किसने दी थी, केक्यूल ने। अब यहाँ पर देखें, ये कहलाता है फर्स्ट कार्बन। अगर यहाँ से देखें तो ये भी आपके पास फर्स्ट है, ये भी आपके पास फर्स्ट है। अब ये सेकंड और सेकंड कार्बन है, देखते हैं। अब ये सेकंड कार्बन तो है, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि सेकंड कार्बन के लिए आपके पास ये जो आपके पास है ना, ये सेकंड कार्बन है। ठीक है, अब ये जो है आपके पास सेकंड कार्बन है, बिल्कुल नहीं बेटा ये सेकंड कार्बन नहीं है, यही तो स्टूडेंट गलती करते हैं, ये ट्रेशरी है। अब ट्रेशरी और सेकेंडरी क्यों, अब यहाँ पर देखें, हम पढ़ते हैं ना, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये आपके पास है ना अल्कोहल है, ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी, तो आप कहेंगे सर प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इस तरीके से, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो आप कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर 2 आपके पास अल्काइल ग्रुप है। अगर मैं आपसे पूछूं इस तरीके से, तो ये आपके पास सेकेंडरी है, प्राइमरी है या टर्शियरी है, तो इसको आप कहेंगे ये टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि कार्बन के तीनों तरफ आपके पास कार्बन है। ये कार्बन है, कार्बन के ये और ये तीनों तरफ कार्बन है, तो ये आपके पास है टर्शियरी कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन से इन 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब सेकेंडरी हाइड्रोजन देखो कहाँ पर है, ये भी आपके पास है प्राइमरी है, ये तो प्राइमरी है, ये आपके पास अगेन वही टर्शियरी, तो इसमें कोई भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास डी सही है। अगर इस तरीके से देना, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये 4 आपके पास जो है ना कार्बन हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, मतलब कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। ये देखो ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट है, सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन, तो सेकंड कार्बन में एक ये हाइड्रोजन, दूसरा ये हाइड्रोजन। अब इस तरीके से आपका सवाल बन सकता है, मगर ये जवाब ही गलत है, वो पूछ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का डी आपके पास बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है SN1 SN2 E1 E2। ये आपको लाजमी याद करना है, SN1 SN2 क्या होता है, E1 E2 क्या होता है, पोलर होता है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके पास है, SN2 जो होता है वो आपके पास है नॉन पोलर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आपके पास बी आया। तो क्वेश्चन नंबर 12, C5H10 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन हेक्सेन पेंटीन बोथ AC। अब इसमें जो ना ट्विस्ट है, अब C5H10 है, आप कहेंगे सर ये इसका फार्मूला होता है CnH2n, मतलब अगर कार्बन 5 है तो डबल कर दो, ये आपको पेंटीन हो जाएगा। तो पेंटीन है या कुछ और है, हम क्या करते हैं इसको देखते हैं। चलो आपकी बात मिलते हैं, ये पेंटीन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 5 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 इसकी वैलेंसी बिल्कुल सेटिस्फाई है, तो मैंने नंबरिंग यहाँ से दी थी 1 2 3 4 5 है, तो ये आपके पास बन गया पेंटीन। क्या बन गया, पेंटीन। तो पेंटीन तो आपके पास जवाब है। अब देखते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो साइक्लो आपके पास पेंटीन है, इसका भी ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर आपके पास है CH2, ये भी आपके पास CH2, ठीक है, ये भी आपके पास CH2, ये भी आपके पास CH2, ये भी आपके पास है CH2, बाकी इनको ना मिला दो, तो ये आपके पास साइक्लोपेंटेन हो गया। क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन। तो पेंटीन भी है, साइक्लोपेंटेन भी है, साइक्लोपेंटेन आपके पास है, पेंटीन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपके पास जवाब बोथ A एंड C, तो मतलब डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रॉपर्टी डिपेंड्स
अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये रॉल्स लॉ का सवाल है, प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं उस चैप्टर में। तो सॉल्यूट पार्टिकल पे जो डिपेंड करें उसको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपके पास जवाब बिल्कुल भी सही है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहते हैं बेटा? फैटी एसिड है, बिल्कुल ईजी सवाल है। अब ये है एनएडी पे, अब ये है एनएडी का पास पेपर 2016 का। 17 का मैंने करवा लिया है, उसमें जो मेन सवाल थे करंट सिलेबस से रिलेट करते हैं वही मैंने आपको करवाए, बाकी जितने भी थे मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं जैसा मैंने आपको गाइड किया था फर्स्ट वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 15 होगा मगर इस 2016 का फर्स्ट होगा, तो मैंने सीरीज से बनाया ना, इस वजह से मैंने 15 नंबर दे दिया है। द ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक विच डू नॉट कंटेन एनी मेटेलिक एलिमेंट्स है। ये पी ब्लॉक पूछ रहा है, उसमें ये कह रहा है कि कोई भी आपके पास मेटेलिक एलिमेंट नहीं है। तो 7A ग्रुप हेलोजन बेटा इसमें होता है, 5A ग्रुप में भी होता है। जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप आपको पता है किसको कहते हैं? जीरो ग्रुप सारे आपके पास जो 8A ग्रुप होता है ना, जिसको हम कहते हैं नोबेल गैसेस या नोबेल फैमिली, तो ये जीरो ग्रुप वो होता है, मतलब 8A ग्रुप में कोई भी नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आपके पास सी बिल्कुल सही है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब दे दिया है। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो फ्लोरीन होता है, और हम जैसे ही डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी? कम होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अगर इसको आप याद करना चाहें तो फिर कल बायर आई एस्टेटाइन आंटी, फिर कल बायर आई आंटी, इस तरीके से। तो जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो मतलब सबसे ज़्यादा पहले फ्लोरीन की होगी, उसके बाद क्लोरीन की होगी, उसके बाद ब्रोमीन की होगी, उसके बाद आयोडीन की होगी। तो ये आपके पास ऑर्डर है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए सवाल जवाब बिल्कुल सही है। पोली इथाइलिन इज मेड फ्रॉम इथाइलिन इन द रिएक्शन। अब जो पोली इथाइलिन बनता है, इथाइलिन, इथाइलिन को मतलब जैसे ज़्यादा इथाइलिन, जैसे पॉलीमर की डेफिनेशन है पॉलीमराइजेशन की ना, मेनी मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर इन द प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो इथाइलिन जब बनता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, पॉली इथाइलिन बना, जिसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है, तो सिंपल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 18 है, इन अ ग्रुप सेम क्वांटिटी प्रेजेंट इन, ग्रुप में सेम क्वांटिटी कौन सी होगी? मिसाल के तौर पर फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप में कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो सेम होगी? मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रेबेडियम है, सीजियम है, ये सारे मैंने लिखे हैं ग्रुप में, 1A ग्रुप के एलिमेंट है। अब इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेम है? अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन, अब इन सब में जो इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं। मतलब ये मगर पूछ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपके पास जवाब बी बिल्कुल सही है। प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन तो जैसे हम नीचे आएंगे आपको पता है कि एटॉमिक नंबर हर एटम का डिफरेंट होता है, तो प्रोटॉन चेंज होगा और न्यूट्रॉन भी चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, एक बात याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक होगा ना, जितने प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लिथियम की बात की जाए तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे, मगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे एक ही अगर ग्रुप के हैं तो ग्रुप की ये पूछ रहा है कि ग्रुप में क्या होता है, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, डेल्टा एच बराबर है डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू इज द इक्वेशन ऑफ। तो क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 11 में आप पढ़ते हैं हिसिस लॉ थर्मोडायनामिक्स में, तो ये सिंपल उसने डेफिनेशन दे दी है, तो इसको हम हिसिस लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ए जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद 20 है, व्हेन अ फाइन होल ग्लास ट्यूब इज इमर्ज इन वाटर, ठीक है, वाटर लेवल इनसाइड द ट्यूब इंक्रीज, वाटर लेवल बढ़ जाता है, जिसको सिंपली हम क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरी एक्शन कहते हैं। द राइज आर फॉल इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 20 का ए जवाब है, ये डेफिनेशन उसने दे दी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्राम्स लॉ इज वैलिड फॉर। अब ग्राम्स लॉ ये देखो 2017 है, 2019 में भी यही सेम सवाल आया था, तो तभी मैं कहता हूँ ये रिपीट है, ये रिपीट सवाल है, रिपीट, ठीक है, आर मतलब रिपीट। ग्राम्स लॉ इज वैलिड फॉर गैसेस डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 19 का आपके पास जवाब ए बिल्कुल सही है। अब ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी। तो यहाँ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर भी उसका 7 होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालेंगे तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन है 7 है। ये भी ट्रिक है, वरना हम क्या करते हैं 1 बाय 1 करके निकालो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2,
2:2p3 में, ये 3 है यहाँ पर। इसने क्या किया, वो एक्साइड स्टेट में जो है ना वो आर्बिटल्स खोल के लिख दिया है। अब आपकी मर्जी है जिसे आप उसको सोल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए आपके पास बिल्कुल सही है। उसके बाद ये सवाल भी देखो सेम है, सेम रिपीट हुआ है ये सवाल, ठीक है। ये सवाल देखो अभी जो मैंने आपको 2017 का करवाया था उसमें बिल्कुल सेम है। तो देखो सेम सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि पास पेपर एनईडी के आप क्या कर दो, 2000 से लेके जितने भी आपके पास 2021 तक हैं वो आप करो। बाकी जो आपके पास है यूट्यूब पे सवाल जितने भी पेपर मिलते हैं ना एनईडी के, वो बेटा एनईडी के नहीं थे, वो हाथ से बनाए होते हैं। उनको आप जो है ना वो मॉक टेस्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट कर लें या गेस्ट पेपर कर लें। वो भी केमिस्ट्री है, अच्छा आपको मतलब बेनिफिट देगी, मगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको क्या देगी, ये जो आपके पास पास पेपर हैं केमिस्ट्री के हिसाब से केमिस्ट्री के करने हैं, फिजिक्स के भी करने हैं और हर सब्जेक्ट के करने हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जो इस सिलेबस से रिलेट करते हैं नए सिलेबस से, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इस में जो पास पेपर जो मतलब जो प्रीवियस जो बुक है उस पर जो सवाल आए हुए हैं वो मैं एलिमिनेट करवा रहा हूँ, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएंगे, वो आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन थी। क्वेश्चन चैप्टर नंबर इस जो अभी 2017 का टेस्ट आया था उसमें फर्स्ट सवाल आपके पास यही था। पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड क्या होता है बेटा, पिक्रिक एसिड जो है ना वो इस तरीके से होता है, फिनोल पहले हम बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पर 2 4 6 यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लग जाता है NO2 2। तो फर्स्ट 2 पोजीशन कार्बन की, 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ये आपके पास है, ठीक है, और ये एक्सप्लोसिव भी होता है। बहरहाल आपको ये नाम पूछ रहा है, तो पिक्रिक एसिड जो है ना वो फिनोल होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से अल्काइल मैग्नीशियम मिला, ये तो बिल्कुल ईजी है, ये भी सवाल आया हुआ है पास पेपर में, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो रिपीट होते हैं, अल्काइल, ठीक है, ये अल्काइल आ गया, मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम आ गया, हेलाइड या आपके पास ये हेलोजन है, ठीक है, कोई भी आ सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गिगेना रीजन, फेमस रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए है, बिल्कुल इजी सवाल है ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। नंबर 27 है एवापोरेशन ऑफ वाटर। वाटर एवापोरेशन क्या होता है, एंडो होता है, एक्सो, आइसोमॉर्फिज्म, नन ऑफ दीज। अब आपको पता है एवापोरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस, मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसने भी क्या किया है, बिल्कुल सेम सेम ऑप्शन दे दिया है। इसने आगे मेंशन इसको करना था, मतलब एलिमेंटल मॉलिक्यूल देता तो आपको क्लियर हो जाता। बेटा एलोट्रॉपी जो आपके पास होती है, एलोट्रॉपी वो एलिमेंट की होती है, जिसको हम कहते हैं कि एक मतलब चीज़ें उसकी दो या दो से ज़्यादा शक्लें हैं, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी ना। पॉलीमॉर्फिज्म में यही होता है, आपके पास एक कंपाउंड होता है, ठीक है, कंपाउंड की दो या दो से ज़्यादा शक्लें, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकता है, एलोट्रॉफी भी हो सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और एलिमेंट आपके पास क्या होता है, मिसाल के तौर पर कार्बन है, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म हो गई, जैसे कार्बन में, ये मैंने आपके जो है ना वो सवाल आया हुआ है 2019 में, मैंने आपसे डिस्कस किया था। जैसे कार्बन है ना, कार्बन की डिफरेंट फॉर्म होती है, डायमंड भी है, ठीक है, ग्रेफाइट भी है, एंड पक्की बार भी होती है। इस तरीके से यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है। तो यहाँ पर इसको क्लियर करना था कि एलिमेंट का पूछ रहा है या कंपाउंड का पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, दोनों जवाब हो सकते हैं, मगर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मोस्ट एक्यूरेट आपके पास है, अगर यहाँ पर इसका जवाब अगर आप कहेंगे ना, तो ये इसको पॉलीमॉर्फिज्म हम कर देते हैं, ठीक है, मतलब वैसे आपका दोनों जवाब बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, कंट्रक्शन, हीटिंग, नन ऑफ दी। अब कूलिंग क्या होती है, अब देखो बर्फ़ की एग्जांपल ले तो रेफ्रिजरेटर में डली होती है ना, पड़ी हुई होती है, तो वो कंट्रक्ट हो रही है, एक्सपेंड नहीं हो रही, कंट्रक्ट हो रही है। तो कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रक्शन, तो 29 का बी है, इजी है। अब पॉलीइथाइन इज द पॉलीमर, आप ये भी वही सेम टॉपिक है, पॉलीइथाइन इज द पॉलीमर, उसमें जो रिएक्शन होता है ना वो आपके पास एडिशन रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए जवाब, ये भी रिपीट हो गया। फार्मूला ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, तो 39 का ए है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें NaOH भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 31 का ए आपके पास जवाब बिल्कुल सही है। अब देखो ये भी मैंने आपको कहा था लिस्ट बनाए, इसमें फार्मूला ज़्यादा पूछते हैं। फार्मूला ऑफ फार्मिक एसिड, अब फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H इसको हम कहते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फर्स्ट कार्बन। तो ये आपके पास फार्मिक एसिड हो गया, इसका जो है ना वो आईयूपीएक नेम क्या होगा, मिथानोइक एसिड, मिथानोइक
एसिड, ठीक है। तो ये मीथेनिक एसिड है, ये आपके पास एसिडिक एसिड है, इसका IUP का नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड। ये सवाल आया हुआ है NED में, पास पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन आपके पास फार्मिक एसिड पूछ रहा है, तो इसका जवाब बी बिल्कुल सही है। अब ये फार्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला पूछ रहा है। फार्मूले बहुत ज़्यादा आते हैं NED में, लिस्ट बना लो 70% आपका काम हो जाएगा, प्लस में पास पेपर कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 80-90 प्लस आराम से आप उठा लेंगे। फार्मूला ऑफ जिप्सम, अब ये कैल्शियम सल्फेट लाजमी होता है, याद रखना, कैल्शियम सल्फेट, ये कंफ्यूज करने के लिए इसने दे दिया है। कैल्शियम सल्फेट हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, नन आप दे दो, छोड़ दो। ये हेमीहाइड्रेट, अब ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाई मतलब 2, हाइड्रेट वाटर, तो डाइहाइड्रेट पढ़ते हैं इसको। तो फार्मूला ऑफ जिप्सम ये आपके पास है, ये बिल्कुल नहीं है, हाफ मॉलिक्यूल है, ये इसमें एक मॉलिक्यूल है ना, तो सी भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब आपके पास बी बिल्कुल सही है। ये सवाल 2019 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। अब ये 34 है, रिएक्शन है, डेल्टा H पूछ रहा है, पॉजिटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव है। जब डेल्टा H आपके पास है पॉजिटिव हो तो हम उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। अगर ये नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आपके पास ये एंडो है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए आपके पास जवाब बिल्कुल सही है। अब ये 35 है, विच वन इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। अब बेटा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों एटम के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर दूसरे एटम को दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं डोनर, और जो एक्सेप्ट करे हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम आपके पास है डेटिव बॉन्ड। तो 35 का जवाब आपके पास ही बिल्कुल सही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, गाइड किया था बेटा, पहले क्या करें, सारे के सारे पास पेपर फॉलो कर लें, प्लस में यहाँ पर ये जो शीट मैंने आपको बोली है ये भी आप इसको फॉलो करें। और वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।